गुड मॉर्निंग बॉयज़। मैं सृष्टि कोचिंग सेंटर जहानाबाद से मौर्य सर आपके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आपको एग्ज़ाम के मद्देनज़र आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूं। अब इसको बढ़िया से देखिए। आपको इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आप अगर याद कर लीजिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू लड़ सकता है। इसलिए आप इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए। और ना हो तो आप सुनते भी चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुनते तो चलेंगे ही, लिखते भी चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए आज के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं वीडियो। और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन साइंस का है 10th का। ये देखिए क्या है, गैसों में के पौधे में गैसों का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का, देखिए क्या, पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। माने पौधा जो होता है, पौधा में जो ऑक्सीजन लेता है या छोड़ने का कार्य करता है, माने एक श्वसन का, माने लेना, सांस लेना और छोड़ना, वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, रंध्र द्वारा, माने छेदों के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। पौधा जो है सांस लेता है या हवा लेता है तो किसके द्वारा लेता है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा लेता है, टहनी के द्वारा लेता है, जड़ के द्वारा लेता है, तना के द्वारा लेता है, किससे वो अपना श्वसन की क्रिया करता है ना, या फिर अपने अंदर के जो गर्मी को बाहर करने का कार्य किसके द्वारा करते। जैसे हम लोग जो मनुष्य जो होता है सांस किससे लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ने का कार्य करते हैं ना, नाक से छोड़ने का कार्य करते हैं, ज़्यादा होता है ना हम लोग क्या करते हैं। उसी प्रकार जो क्या होता है कि जो आपका जो पेड़ पौधा है वो अपनी जो गैसों का आदान प्रदान में श्वसन की क्रिया किस माध्यम से करता है। तो ऑप्शन आपका देख रहे हैं, रंध्र है, जड़ है, तना है और टहनी है। इसमें से ऑप्शन जो होगा आंसर आपका रंध्रों के द्वारा। जो पौधा जो उसमें नाक तो होता नहीं है या मुंह तो होता नहीं है, तो क्या करता है वो अपनी श्वसन की क्रिया जो करता है वो छोटे छोटे महीन महीन छिद्रों के द्वारा या रंध्रों के द्वारा करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित कौन प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन होता है, वैसे संसाधन जो नेचर ने हमें दिया है, मनुष्य ने उसे नहीं बनाया है, उस प्रकार के संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन को मनुष्य ने नहीं निर्माण किया है ना, जैसे में आप देख लीजिए बहुत सारा संसाधन होता है, जैसे जंगल, खनिज, पानी, हवा, वायु, नहीं हवा वायु तो एक ही हो गया, और जल, ये सब जो संसाधन है ये सब किसने बनाया है, प्राकृतिक संसाधन है। और कुछ ऐसे संसाधन है जैसे आपका बल्ब हो गया, ये कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब कौन बनाया है, तो ये सब का संसाधन जो होता है मनुष्य बनाया, मानव संसाधन मनुष्य का जो संसाधन होता है। जो मनुष्य जो जन्म ले लिया, लेकिन जन्म के बाद अगर नहीं पढ़ेगा न लिखेगा, संसाधन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो मनुष्य के अंदर जो गुण देने का कार्य करता है वो कौन करता है, खुद मनुष्य अपने आप करता है। इसलिए मनुष्य जो होता है क्या होता है, प्राकृतिक न होके कृत्रिम संसाधन होता है। तो इसी बात देखिए यहाँ वायु, जल, जीवधारी और मिट्टी, इसमें देखिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो मिट्टी क्या मनुष्य बनाता है, नहीं। जल मनुष्य बनाता है, नहीं। वायु मनुष्य बनाता है, नहीं। ये तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो कह रहा है कि कौन नहीं है ना, कौन नहीं है। तो यहाँ जो जीवधारी जो होगा, जो प्राणी होगा वो क्या है, कृत्रिम संसाधन है। जो जीवधारी क्या है, क्योंकि जो जीवधारी जन्म लेते हैं तो क्या रहते हैं, एक होता है जो जनन का प्रोसेस होता है, उससे वो जन्म लेते हैं। नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य जन्म लेते हैं, आप जानवर से ही जानवर जन्म लेते हैं। तो मतलब क्या है, जीवधारी जो होता है एक कृत्रिम संसाधन है, जबकि वायु, जल, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोस्ले ने जो दिया था ना, मोस्ले ने क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया है कि उसके फर्स्ट आवर्त क्या है, फर्स्ट आवर्त के तत्व जो होता है, फर्स्ट वर्ग के तत्व, देखिए ना, अब उसके आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग यानी फर्स्ट ए ग्रुप का जो तत्व है, फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व जिसके बाद हलीना करे रब से फरियाद ना, हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम,
ये जो तत्व होता है इसको कौन सा गुण इसमें पाया जाता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? कौन सा गुण पाया जाता है? तो देखिए अम्लीय, आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का तत्व जितना होता है सब के सब धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो धातु जो होता है क्या होता है? उसका जो तत्व होता है वो क्षारीय गुण का होता है। अक्रिय कौन होता है? अक्रिय जो 18A ग्रुप का जो तत्व होता है, जैसे क्या होता है? हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। और यहाँ पर देखिए क्षारीय, ये जो होता है आपका जो आंसर है फर्स्ट वर्ग तत्व हो गया वो क्षारीय गुण होता है। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य को समांतर किस रूप में व्यक्त किया जाता है? मतलब तरंग दैर्ध्य को हम किस रूप में सूचित करते हैं? तरंग दैर्ध्य का जो सूचक होता है वो किस रूप में होता है? तरंग दैर्ध्य को समान रूप से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो कैंडेला, जूल, एम्पियर और एंगस्ट्रम। यहाँ देखिए कैंडेला जो होता है, कैंडेला किसमें मापते हैं? ध्यान दीजिए आप लोग, कैंडेला ध्यान दीजिए, किसमें? कैंडेला आपका जो होता है विद्युत ताप जो होता है, ताप जो मापा जाता है कैंडेला में मापा जाता है। जूल किसका? कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य जो है ऊर्जा का। एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है, एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। इसका ज्योति तीव्रता मापा जाता है कैंडेला से। ताप नहीं, ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला से। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला से। ये कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, ये विद्युत धारा मापा जाता है। और एंगस्ट्रम जो मापा जाता है वो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। मैंने तरंग दैर्ध्य को समानता एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तब में कहते हैं कि 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के लगभग 7500 एंगस्ट्रम के बीच क्या होता है? विजुअल रे होता है। मैंने विजुअल तरंग के जो एरिया है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम। ये जो एंगस्ट्रम ये पर सुना लिखा हुआ है, ये एंगस्ट्रम को शो करता है। तो ये क्या है? यही हमारा तरंग दैर्ध्य को मापने का क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। अब देखिए टूथपेस्ट कैसा पेस्ट है? टूथपेस्ट नोन, आप जो ब्रश करते हैं सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो पेस्ट लगाते हैं ना, वो कैसा पेस्ट है? उसमें कैसा गुण पाया जाता है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या उदासीन। कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे रात भर हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो पेट के जो अम्लीय जो तत्व होते हैं ना, वो हमारे माउथ में आकर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। हमारे माउथ में आके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और रात भर मुंह को क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। और अम्लीय जो तत्व होता है हमारे दांत के इनेमल से अभिक्रिया करके क्या करता है? इसको गला देने का कार्य करता है। अब अगर हम टूथपेस्ट को अगर अम्लीय मुंह रहेगा तो हमारे इनेमल को गला देगा तो दांत सड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? दांत सड़ने लगेगा। तब इससे बचने के लिए, वो अम्लीय गुण को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अम्लीय को अगर क्षार मिला दिया जाए, अम्लीय कोई भी तत्व है उसमें क्षार को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। जब वो उदासीन हो जाता है तो मुंह क्या हो जाए? नॉर्मल हो गया। यहीं पर उसी प्रकार देखेंगे कि अगर टूथपेस्ट कैसा होगा? टूथपेस्ट क्या कार्य करता है? वही अम्लीय गुण को हटाने का कार्य करता है, माने उसको उदासीन करने का। तो अम्लीय को उदासीन करने का कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि टूथपेस्ट में क्षारीय गुण होता है। टूथपेस्ट में कैसा गुण है? क्षारीय गुण होता है। टूथपेस्ट में क्षारीय गुण मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि टूथपेस्ट क्या है? क्षारीय है। उसी बार देखिए समीकरण लिखा हुआ है H2O2। समीकरण लिखे H2O2 क्या बना? 2H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना जल बना है। यह है एक, यह क्या है? एक माने यह जो अभिक्रिया हुआ है यह कैसी अभिक्रिया है? दो को मिलकर एक होने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? याद कीजिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अभी देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया ना कि जब अम्ल और क्षार, क्या अम्ल और क्षार मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल का निर्माण होता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ना तो लवण और क्षार उदासीन हो रहा है, एक क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गया। अब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या होता है? बिछड़ना, टूटना। वियोजन में क्या होता है? बिछड़ना या टूटना। अब देखिए तो बिछड़ रहा है, दो को मिलकर एक हो रहा है, बिछड़ तो नहीं रहा है। वियोजन अभिक्रिया होगा। देखते वियोग में आदमी रोने लगता है औरत, यही वियोग यहाँ नहीं हो रहा है। ये वियोग क्या होगा? या वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा।
आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या होता है, एगो के हटा देना। यहाँ विस्थापन मतलब क्या होता है, एगो के हटा देना। यहाँ कोई हटा रहा है किसी को, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। तो अब पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, माने जुड़ना। संयोजन मीन्स संयोग करना, गल लगा के ना जुड़ना। ये क्या हो गया, तो जुड़ गया है। तो देखिए दोनों मिल के एक हो गया है, दो मिल के एक होना क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भी जुड़ करके एकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर कि ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक पूछ रहा है। तो आपको सल्फर क्या है, एक अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है। और आपको पता है कि जो जितने अधातु होते हैं विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक, अधातु विद्युत का सुचालक ना। लेकिन इसका अपवाद भी आपको पता होगा ना, अपवाद पता है ना, कि ये जो है क्या है, ये सल्फर है ना, गंधक है, ये विद्युत का कुचालक होता है। हरा हरा टाइप का देखे है ना, ये सल्फर होता है। क्लोरीन एक गैस है, गैस में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा, तो हो नहीं सकता है। आयोडीन है, आयोडीन को में क्या होता है, आयोडीन भी विद्युत का कुचालक होता है। अब ग्रेफाइट मेनली हम कोई तत्व नहीं हम पढ़ते हैं, ग्रेफाइट कोई तत्व होता नहीं, ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है, अपर रूप है। अब कार्बन का अपर रूप के गो, मुख्यतः तीन गो, मतलब तीन गो होता है ना, कौन कौन, एक प्रकृति रूप से दो गो, ग्रेफाइट और हीरा, तीसरा फुल्लेरिन ना, तो तीन गो होता है अपरूप। तो तीन में दो गो आपको देख लोगे। ग्रेफाइट आप पढ़े होंगे, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है पता है आपको, पेंसिल में। पेंसिल से जब लिखते हैं, काला काला जो लिखाता है वो ग्रेफाइटे होता है। अभी ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कभी अगर ट्राई करना हो तो दोनों साइड से पेंसिल को छील के अपने बोर्ड में डाल दीजिए और एक साइड से छुइए, देखिए कैसे मारेगा झटका आपको। अब देखिए आगे होता है निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। अब कार्बोक्सिलिक समूह आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, 4 नंबर चैप्टर में आप पढ़े होंगे, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें आप पढ़े होंगे कि फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे CHO, CHO पढ़े थे, लिख लीजिए आप, नहीं अगर लिखे हैं तो लिख लीजिए। CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, CHO जो क्या है, एल्डिहाइड है। CO ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। ये है क्या है, CO है, इधर बना हुआ B नंबर ऑप्शन क्या है, कीटोन है। ये क्या है, इथर है। ये क्या है, इथर का फंक्शनल ग्रुप है। ये इथर हो गया, ये कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो बच गया ये। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया है ना। इसी में होता है फंक्शनल ग्रुप जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है आपको पता है, चींटी में। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। चींटी जब मारता है दर्द क्यों करता है, तो उसका जो फॉर्मिक अम्ल होता है ना, वो जो होता है आपको क्या होता है, आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है, उससे क्या होता है, दर्द महसूस होता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो होता है यही कार्बोक्सिलिक समूह का ही अम्ल है। आगे देखते हैं, आगे देखिए अमीटर से आप क्या मापते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं पता है ना, आपको पढ़े होंगे मीटर, वोल्ट मीटर। तो देखिए अमीटर से मेनली हम जानते हैं कि विद्युत धारा मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर को मापा जाता है। तो यहाँ देखिए अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा को। आवेश क्या है, आवेश को माप ना, क्या आवेश है, चार्ज है। विभवांतर को मापते हैं, क्या है, विभवांतर मापते वोल्ट मीटर से। विद्युत शक्ति वाट में, विद्युत शक्ति किसमें, वाट में। इसको कूलम में मापते हैं। इसको क्या मापते हैं, आवेश को कूलम में, विभवांतर को वोल्ट में या वोल्ट मीटर से, और विद्युत शक्ति को वाट से ना। आगे देखिए निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप पढ़े होंगे। माने क्या आंखों का प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा चश्मा देख रहे हैं, मेरा चश्मा देख रहे हैं, मन देखिए निकट में क्या होता है, वैसा दोष जो इसमें वो चीज नजर आए, जो नजर आता है उसी प्रकार के दोष कहा जाता है। माने जैसे यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, मतलब इसको निकट का दोष नहीं है, इसको निकट के वस्तु नजर आ रहा है,
निकट दोस्त मतलब ये मत समझिए कि नजदीक वाला नजर आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है कि इसको नजदीक की वस्तु नजर आता है, दूर की वस्तु नजर नहीं आता है। अब दूर की वस्तु नजर ना आता है तो उसको दूर की वस्तु नजर आने के लिए आंखों पर कैसा प्रकार, किस प्रकार चश्मा चाहिए? मेरा जो नजर आ रहा नहीं वाला ना, ये किस प्रकार का, मेरा भी प्रॉब्लम वही है, क्या है? दूर दृष्टि वाला। यानी क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नजर नहीं आती है। अब दूर की वस्तु को नजर ना आने के लिए क्या किया जाता है, उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या? जब दूर की वस्तु नजर नहीं आए तो क्या होते हैं, चश्मे के रूप में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जब नजदीक की वस्तु नजर नहीं आए तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जब दोनों प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बाईफोकल, देखिए यहाँ तीसरा ऑप्शन लिखा है बाईफोकल ना, जब दोनों प्रकार की वस्तु नजर ना आए तो क्या होता है, बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका क्या होगा आंसर? बी। अब देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी एकदम ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ना, जिसको कहते हैं विकासवाद का सिद्धांत ना, विकासवाद का सिद्धांत या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन और बाइसमान। तो हमें दो ऑप्शन मेनली यहाँ है, डार्विन और लेमार्क, यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए लेमार्क जो थे बायोलॉजी शब्द के जन्मदाता कहा जाता है, लेमार्क को बायोलॉजी शब्द का जन्मदाता कहा जाता है, बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। और जो ये जो था डार्विन, इसी को कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक थे ना, जेम्स डार्विन जो थे द ओरिजिन ऑफ पुस्तक के लेखक थे। आगे क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, आप ध्यान दीजिए। ना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो आप पढ़े होंगे पारिस्थितिकी वाला में कि ऐसा भी होता है कि हम मुर्गा खा गए, मुर्गा फिर हमको खा जाएगा, ऐसा कभी होता है नहीं ना। अगर हम मुर्गा को खा गए तो हमें को मर जाएंगे, तो जीव जंतु होगा, क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होगा। मतलब आप पढ़े होंगे, ध्यान से अगर याद हो तो ध्यान दीजिए कि जैसे क्या होता है, घास, क्या होता है, घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा, घास को टिड्डा खा गया। टिड्डा को कौन खा जाता है? मान लेते हैं मेढक खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, और सांप को क्या खा गया? बाज खा गया। अब बाज को कोई नहीं खाता, बाज खुद मर गया। अब बाज मर गया तो क्या किया? जमीन में सड़ गया, सड़ गया तो क्या होगा? तो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो उसको खा जाते हैं, और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, और फिर मिट्टी को में जो मिल गया उसको फिर पेड़ पौधा यूज कर लिया, पेड़ पौधा को फिर टिड्डा खा लिया। मैंने हमेशा देखो एक डायरेक्शन में, ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि मान ली घास को टिड्डा खा गया और फिर टिड्डा को मेढक खा गया, मालूम चला बाद में कि वही टिड्डा जो है मेढक खा गया। ऐसा कभी हो सकता है? जो खत्म हो गया दोबारा किसी को खाएगा नहीं ना खाएगा। तो इससे मतलब कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, चाहे वो डायरेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। कभी नहीं कि आगे बढ़ा फिर पीछे की ओर घटेगा ना। मैंने कभी टिड्डा, कभी इसका टिड्डा में चला गया, टिड्डा वाला कभी मेढक में चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होगा तो टिड्डा का एनर्जी मेढक में जाएगा, मेढक का एनर्जी कभी नहीं टिड्डा में जाएगा ना, चाहे घास, टिड्डा का एनर्जी कभी नहीं घास में जाएगा ना। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होगा? ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, इसको हम साइकिल कहते हैं ना। क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल भी इसी को कहा जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल होता है या ऊर्जा का प्रवाह जो होता है कौन सा डायरेक्शन में होता है? तो आप हमेशा लिखिएगा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन लवण है? इसमें से दिया गया है कौन लवण है? तो आपको पता है NaOH कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। ये क्या है? क्षार है। HCl ये क्या है? लवण है। H2SO4 ये भी लवण, सॉरी लवण नहीं है, ये अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4 ये भी अम्ल है ना, ये भी अम्ल है। NaOH सॉरी क्षार है। क्या जिसको सोडियम कास्टिक सोडा कहते हैं ना, सोडियम ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है।
आपका ये प्रबल अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल है। और ये जो है आपका आंसर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जाके आपका लवण हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लवण है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? अब तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा छोटा सा कॉकरोच। अब तिलचट्टा में क्या होता है, श्वास लेने के लिए कितने सारे छेद होते हैं? तो देखिए तिलचट्टा में जो होता है जाके 10 छिद्र होता है। तिलचट्टा में कितना छिद्र होता है, श्वास लेने के लिए 10 छिद्र होता है, मतलब 10 गो छेद के द्वारा वो श्वास श्वसन की क्रिया करती है। श्वसन की क्रिया जो है तिलचट्टा 10 छिद्रों के द्वारा करती है। यह है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? श्वास में श्वास लेने के लिए छेद कितने होते हैं? तो 10 गो होता है। आगे क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक क्या है? तो लेंस जो आप आंख पढ़ते हैं, ये वाला लेंस जो आंख में बनता है, तो लेंस का जो मात्रक होता है आप देख लीजिए। पहले जूल किस में मापते हैं? ऊर्जा को जूल में मापते हैं। विद्युत शक्ति को वाट से, विद्युत शक्ति को वाट से। अर्घ क्या होता है? अर्घ भी होता है। कार जो ऊर्जा को ही क्या होता है, अर्घ में, जो उसको हम अर्घ है, उर्घ नहीं है, अर्घ है, अर्घ है। अर्घ का जो मात्रक होता है सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। हम जो लेंस की जो क्षमता मापते हैं वो डायोप्टर में मापा जाता है। क्या होता है? डायोप्टर में। और एक डायोप्टर में कितना होता है? एक डायोप्टर में 25 सेंटीमीटर। एक डायोप्टर में 25 सेंटीमीटर। पौधे से उत्सर्जी पदार्थ, पौधे से उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए गोंद, रेजिन, टैनिन या सभी। पौधा से तो आपको पता है गोंद भी होता है जो पौधे से प्राप्त होता है। बबूल से जो लस्सा वाला होता है ना, वो रेजिन चीड़ के पौधा से, टैनिन उसी प्रकार पौधा से होता है। और तो इसका मतलब है पौधे से उत्सर्जी पदार्थ में ऑप्शन देखा जाए तो सब के सब क्या है, पौधे से, ऑल है ना, पौधे से उत्सर्जित पदार्थ सब के सब है। सब के सब क्या है, पौधे से उत्सर्जन, सब के सब कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, किस रंग का विचरण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है या किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो आपको पता है कि जो लाल का विचलन होता है सबसे कम और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर जो होगा आपको लाल होगा। इसका आंसर लाल। सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का होता है। और आंख के लिए सबसे सुग्राही हरा होता है। आंख के लिए सबसे सुग्राही कौन होता है? सॉरी, पीला होता है। आंख के लिए सबसे सुग्राही क्या होता है? पीला होता है। ये आपका आज के क्वेश्चन बहुत सारा सोल्यूशन हो चुका है। फिर अपवर्तन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आपको पूछा जाता है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो आप लिख दीजिएगा कि अपवर्तन के कारण क्या होता है? अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं। या फिर बाल्टी में रखा हुआ कोई भी छड़ या सिक्का जो होता है, छड़ जो होता है तिरछा नजर आता है। बाल्टी में डाला हुआ कोई छड़ जो होता है तिरछा नजर आता है। या फिर बाल्टी का जो पेंदी जो होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है ना, तो क्या होता है? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या फिर क्वेश्चन और भी एक पूछा जाता है कि दिन की अवधि बड़ी होती है किस कारण से? दिन की अवधि जो होती है या सूर्योदय से पहले सूर्योदय नजर आता है, सूर्यास्त से बाद तक मैंने दिन होता है। मतलब कहने का मतलब सूर्योदय के पहले ही यहाँ उजाला हो जाता है और सूर्योदय के बाद भी यहाँ उजाला रहता है। मतलब दिन मैंने 2 मिनट पहले सूर्योदय यहाँ लाइट आ जाता है सूर्योदय से, और 2 मिनट बाद तक भी यहाँ लाइट रहता है। सूर्योदय के बाद भी 2 मिनट लाइट यहाँ रहता है। तो इसका वजह क्या है? तो अभी अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे है वीडियो, आपको धीरे धीरे लेकर आऊँगा साइंस का वीडियो, आप देखते रहिए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको याद करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव तो याद हो, एक बार दो बार रोज पढ़ा कीजिए सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला है।
सब्जेक्टिव उतना नंबर ज़्यादा पढ़ के कम नंबर लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है कम पढ़कर ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर लगे रहिए।